नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बिजनेस होता है, बिजनेस का जो मॉड्यूल होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और दोस्तों, आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर संजय वर्मा सर हमसे जुड़ चुके हैं। और बच्चों, सर का कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में एक वास्ट एक्सपीरियंस है। तो आज इस प्रोग्राम में हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमारे बच्चों को कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। क्योंकि बच्चों को बाकी जो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे पार्टनरशिप है, कंपनीज होती है, उसके बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमारी सोसाइटी में आज भी जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, सहकारी समिति, एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। और ये ऐसा मॉडल है जिससे आप सही कह रहे हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी पहुंचानी बहुत ही आवश्यक है। कोऑपरेटिव संस्था एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल अनूठी है। ये सदस्यों की संस्था है। इसमें सदस्य जुड़ते हैं, और जब एक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, तो सदस्य लोग मिलके ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो संरचना है, बहुत ही प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। इसमें सदस्य ही सबसे बड़े डिसीजन मेकर होते हैं, निर्णय लेने वाले होते हैं। जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जनरल बोर्ड जो होता है, वही सबसे आपस में वो लोग चुनते हैं एक चुनाव की प्रक्रिया से, और फिर वही डिसाइड करते हैं कि कैसे सहकारी समिति को आगे चलाना है। और जो इसका बिजनेस मॉडल है, वो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है, लाभ से रिलेटेड नहीं है। लाभ जरूरी है, आवश्यक है कि आज के आर्थिक जो माहौल है उसमें लाभ कमाया जाए, बिना उसके आप बिजनेस चला नहीं सकते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि लाभ के अलावा सामाजिक आर्थिक जो चीजें हैं, वो भी बहुत आवश्यक है कि हम कैसे, जो हमारे सदस्य हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरे। जिस सहकारिता जिस समुदाय में से जुड़ी है, कैसे उस समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान हो, कैसे लोगों के जीवन स्तर सुधरे, कैसे उनको रोजगार के अवसर मिले। तो ये जो सहकारिता का जो बिजनेस मॉडल है, वो बहुत ही वृहत है, बहुत ही बड़ा है। और इसमें जो ये एक ऐसा मॉडल है जो बिल्कुल, मैं कहता हूं, अनूठा मॉडल है, जो जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जोड़ने की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोग सहकारिता समिति से जुड़ेंगे, तो देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति होगी। और आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, विगत 2 वर्षों से सहकारिता समितियों की बहुत ही महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि एक अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बन गया है। और सहकारिता मंत्रालय बन जाने से सहकारी समितियों की जो है महत्व बहुत बढ़ गई है। और जो सरकार है, वो सहकारी समितियों को और भी सशक्त करना चाह रही है, और वो चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सहकारी समितियों से जुड़ें। देखिए, गांव में जो होता है ना, वो प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं, और जहां पे किसान जो है वो सहकारी समिति बनाते हैं, और उन्हें आपस में वो जो है ना, उनको क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, फर्टिलाइजर और ये जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, उसके द्वारा उनको ये सुविधा पहुंचाई जाती है। तो सरकार जो है ना, वो चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक सहकारी समितियां, जिसे पैक्स कहते हैं, वो गांव में वो स्थापित हो। और वो चाहती है कि पंचायत में भी ज्यादा से ज्यादा समितियां स्थापित हो। तो सहकारिता का मॉडल जो है ना, वो बहुत ही मजबूत मॉडल है। और आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता का मॉडल एक बहुत ही सशक्त मॉडल होगा। और आज की अभी हम 2 साल 3 साल में देखते हैं कि वो उसका महत्व पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से उतना ही हो गया है। और निश्चित ही जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो निश्चित ही सहकारिता में से जुड़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित प्रयास क्या करेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। यस सर। अच्छा सर, ये जो मॉड्यूल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये अभी इंडिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज में कहीं चल रहा है क्या इस तरह का मॉड्यूल? देखिए, सहकारिता का जो है ना मॉडल जो है, वो सभी देशों में पाया जाता है।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है। इस मॉडल में लगभग सभी देश सहकारिता समिति से जुड़े हैं और कहीं तो बहुत ज्यादा सहकारी समिति सशक्त है और 12% जो विश्व की आबादी जो है वो सहकारी समिति से किसी तरह से लोग जुड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और सबसे बड़ी बात है कि शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ पे सहकारी समिति नहीं है। अब जैसे देखिए अमेरिका में देखिए, यूएसए में देखिए कि वहाँ पे कृषि सहकारिताएं बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में देखिए, भारत में करीब 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं, जहाँ पे शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे सहकारी समिति नहीं है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो पर्यटन हो, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे सहकारिता नहीं है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जापान में, पूरे एशिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ही विस्तार हुआ है। मलेशिया में देखेंगे कि स्कूल के कोऑपरेटिव्स बहुत है वहाँ पे। स्कूल में वहाँ पे सरकार ने ये कहा है कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करनी है और बच्चे का जब दाखिला होता है वहाँ पे तो उसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने का उनको एक होता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो काम करे और कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कंज्यूमर स्टोर, जैसे कैंटीन वगैरह, वहाँ पे वो लोग बच्चे कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाते हैं और वहाँ पे वो अनिवार्य होता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े। तो वहाँ पे स्कूल की कोऑपरेटिव बहुत ही ज्यादा है, जहाँ पे स्कूलों में कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई है, जहाँ बच्चे खुद ही कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और उन्हें प्रबंधन का, उनमें सहभागिता का और उनमें कैसे मिलजुल के कार्य किया जाए, इस सब का एक ट्रेनिंग ग्राउंड मिलता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरे देशों में, जैसे जापान में कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बहुत ही स्ट्रांग हैं और जैसे यहाँ पे जैसे भारत में है ना कि आप देखेंगे कि मॉल कल्चर बहुत ही हो गया है, प्राइवेट कंपनी मल्टीनेशनल्स की मॉल होती है, तो वहाँ देखेंगे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव, बड़े बड़े कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और जरूरत की सामान जो है वो मुहैया कराते हैं। तो वैसी सोसाइटी जो प्रजातांत्रिक तरीके से सदस्यों की सहभागिता से, ऐसी सोसाइटियां बहुत है। तो पूरे विश्व में हम देखेंगे कि सहकारिता का जो मॉडल है वो बहुत ही सशक्त है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ, जिसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कहते हैं, वो सबसे शीर्ष संस्था है सहकारिता आंदोलन की विश्व की। सर, अपने इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है सर? देखिए, भारत में जो है ना सहकारी समितियां कई राज्यों में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसमें मैं कहूँगा केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और इधर आप आइए राजस्थान हो गया। राजस्थान में भी बहुत अच्छी सहकारी समितियां काम कर रही है। तो इन सब राज्यों में, हिमाचल हो गया, इवन पंजाब हरियाणा में कुछ समितियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप देखेंगे, लेकिन ये भी एक सबसे बड़ी है कि सभी राज्यों में एक सामान्य विकास नहीं हो पाया है। कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं सहकारिता के विकास में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो ये राज्य जो है ना, बंगाल है, तो वो ये राज्य जो है और राज्यों से पिछड़े हुए हैं। तो अभी जो है ना कि जैसे केरला में बहुत अच्छी सफल सहकारी समितियां काम कर रही हैं। गुजरात में भी आप देखेंगे कि दुग्ध सहकारिता, डेयरी सहकारिताएं बहुत अच्छा काम कर रही है। अमूल के बारे में सारे बच्चे जानते ही होंगे। अमूल जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सफल डेयरी सहकारिता है, डेयरी कोऑपरेटिव है, और ये हर घर में आज की डेट में देखेंगे कि कोऑपरेटिव का जो ब्रांड है हर घर में फैला हुआ है। हर लोग कोऑपरेटिव के ब्रांड जैसे दुग्ध है, डेयरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग बिना, जैसे हम मदर डेयरी हुआ, अमूल हो गया, राजस्थान में भी आपका डेयरी है, काफी अच्छा काम कर रही है। तो सारे लोग जो है ना, जो दूध के मामले में सारे लोग कोऑपरेटिव्स पे आत्मनिर्भर हैं। उसी तरह से इफ्को को देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो है,
वो इतना बहुत खाद के उत्पादन में वो सबसे आगे संस्था है, सहकारी संस्था। उससे 40,000 सहकारी समितियां जुड़ी हुई है। तो इफ्को का जो खाद है वो किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है, और किसान जो है वो इफ्को खाद खरीदते हैं, और उसमें सहकारिता की एक अलग ही ब्रांड है, और गुणवत्ता के मामले में और उसकी एफिशिएंसी के मामले में वो बहुत ही अच्छा है। तो आप देखेंगे कि अब जैसे केरला में भी कई अच्छी सहकारी समितियां काम कर रही है। एक वहां पे मैं नाम लूंगा, उरलुंगल लेबर कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी जो है, वो श्रमिक सहकारी समिति है। वो एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक सहकारी समिति है। वहां पे श्रमिक लोग मिलके इन्होंने सहकारी समिति बनाई है, और आप समझ लीजिए कि करोड़ों में उनका बिजनेस है, और सारे जो श्रमिक हैं मिलके उस सहकारी समिति को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और ये जो मॉडल है कि सारे वर्कर्स मिलके एक सहकारी समिति बनाएं, और ताकि उनका शोषण ना हो, और वो खुद मिलके उस सहकारी समिति को आगे बढ़ाएं और उसकी बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो ये जो उरलुंगल लेबर कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी जो केरल में है, ये बहुत ही अच्छा एक वर्कर्स कोऑपरेटिव का एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 8.5 लाख सहकारी समितियां जो है ना पूरे देश में है, और विश्व में सहकारिता, भारत का जो सहकारिता आंदोलन है वो सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन है। शायद ही कोई ऐसा देश में जितना बड़ा आंदोलन नहीं होगा। और मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि मैं पूरे देश में सहकारिताओं से ओत-प्रोत कर देना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब मंत्रालय जो नया बन गया है, वो भी पूरी मतलब सहकारिता आंदोलन को काफी आगे मजबूती से आगे ले जा रहा है। अच्छा सर, ये जो सहकारी समिति है सर, कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है सर? देखिए, कोई सहकारी समिति जो स्टार्ट करता है उसके लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपने पहले सदस्यों को चुने, देखें कि कौन उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। कोई भी अगर कोई सामाजिक आर्थिक कोई जरूरत हो जिसे सारे लोग मिलके उसे पूरा करना चाहते हैं, तो वहां पे ये देखना पड़ेगा कितने लोग आपके साथ हैं, आपको किस क्षेत्र में सहकारी समिति बनानी है, उसका एक पूरा मॉडल आपके पास है कि नहीं। तो वो एक आपके रूपरेखा आपके दिमाग में होनी चाहिए, और सारे लोग जितने 11 मेंबर्स जो हैं, सदस्य हैं, उनके साथ आप जुड़े हों, वो भी आपको समझते हैं कि नहीं इस क्षेत्र में हमें सहकारी समिति बनानी है। जैसे क्रेडिट में हमें बनाना है, जैसे हमें आवास के क्षेत्र में बनाना है, हाउसिंग के क्षेत्र में सहकारी समिति बनानी है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो मत्स्य के क्षेत्र में हो, फिशरी के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में जहां आपको लगे कि इस मॉडल के थ्रू समाज का उद्धार हो सके, आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, तो वैसे उस क्षेत्र में आप सहकारी समिति बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सहकारी समिति बनाने के लिए आपको बायलॉज आपको बनाने पड़ेंगे, और उसमें बायलॉज बना के आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा उस सहकारी समिति को, और आपस में आपको एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और उसमें अध्यक्ष और एक बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो 2-3 महीने का होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने राज्य में एक सहकारी समिति बनाना चाह रहे हैं, तो आपको पहले बायलॉज बनाने पड़ेंगे, उसमें प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, ट्रेजरर का सारा एक प्रोविजंस होता है। सहकारी समिति के क्या उद्देश्य हैं वो आपको एक पूरा बनाना पड़ेगा, कैसे आप सहकारी समिति को आगे बढ़ाएंगे, ये सारे आपका एक बायलॉज बना के उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में, राज्य के ऑफिस में उससे रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब रजिस्टर करा लेंगे तब आप सहकारी समिति बना सकते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे सहकारी समिति के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें बताते हैं कि प्रॉफिट कमाना इनका मकसद नहीं होता है, लेकिन क्या इन संस्थाओं को कोई प्रॉफिट्स होते हैं, और यदि होते हैं तो फिर उस प्रॉफिट का ये लोग क्या करते हैं सर? देखिए, प्रॉफिट जो कमाना तो बहुत ही आवश्यक है, प्रॉफिट कमाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन सहकारी समितियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है।
और वो जो प्रॉफिट का एक अंश वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए रखते हैं। जो एक सरप्लस होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, और बाकी जो प्रॉफिट होती है वो इक्विटेबल तरीके से, समान तरीके से सभी सदस्यों में वो बांट दी जाती है। तो यहाँ पे यही एक मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है जो सभी सदस्यों को लेके प्रॉफिट्स का जो है ना वो समान वितरण हो जाता है। जो लाभ होता है वो सभी सदस्यों में। कंपनी में वो बिल्कुल अलग है। कंपनी में वो जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो केवल एक ही आदमी पे जाता है। जो उसके जो बोर्ड है ना, वो जो म्योन है, जो म्योन करता धरता है, वो सरप्लस जो है वो सारा प्रॉफिट का एक ही आदमी पे जाता है। लेकिन यहाँ सदस्य लोग सारे सदस्य मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो उसका एक समान वितरण होता है। और वहां पे जो एक सरप्लस का जो एक पोर्शन होता है वो सहकारिता समिति के विकास के लिए होता है कि कैसे और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे उसकी और डेवलपमेंट हो। तो इस पे उसका पूरा ध्यान केंद्रित होता है। तो यही सबसे बड़ा उसका डिफरेंस है। अच्छा सर, जैसे हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को देखते हैं, तो क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह काम कर रही है इस वक्त? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अंतर है। सबसे बड़ी बात तो अंतर है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो सदस्यों की संस्था नहीं है, वो कुछ लोगों की, 2-3 लोगों की संस्था है। यहाँ पे सदस्य शेयर होल्डर्स सर, उसमें भी शेयर होल्डर्स खूब होते हैं। उसमें भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जी जी। लेकिन यहाँ भी शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन अंतर यहाँ दोनों का अंतर ये सदस्यों की संस्था है। और सदस्यों की संस्था जो है ना वो और यहाँ पे जो होता है जो वो सभी लोग इक्वल तरीके से अपना मतदान दे सकते हैं, इक्वल वोट है वहां पे। और वहां पे जो क्या है, वहां शेयर के हिसाब से है, शेयर जिसका शेयर ज्यादा होगा, जिसका कम होगा, उस हिसाब से यहाँ पे है। तो ये जो सहकारी समितियां जो है ना बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनी की तरह से काम नहीं करती हैं। हालांकि जो इसका जो बिजनेस है, कई सोसाइटी को जो बिजनेस होता है वो मल्टीनेशनल कंपनी से के बराबर होता है। जैसे आप देखिए इफ्को का है, इफ्को का जो है वो बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनी की, जिसका उसका टर्नओवर है, उसका प्रॉफिट जो है वो सारा एक मल्टीनेशनल कंपनी की जितनी बिजनेस है उसके मुकाबले में है। उससे कम नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा है। जो प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उससे भी ज्यादा है। लेकिन वो एक कोऑपरेटिव संस्था है, वहां पे सदस्यों की संस्था है, 40,000 उसके सदस्य हैं। और उस वहां पे जो प्रॉफिट है वो सभी सदस्यों को जाता है। जो प्रॉफिट होता है सारे लोगों को जाता है। और वहां पे जो लोग ये जो कोऑपरेटिव है वो सामाजिक आर्थिक जो है ना समुदाय से ज्यादा जुड़ी हुई है। और समुदाय से जुड़ना जो है ना वो एक सबसे बड़ी एक खूबी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, कई इसके प्रिंसिपल्स हैं। ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस। और 7वां जो इसका जो प्रिंसिपल है, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, समुदाय के लिए चिंता, सबसे बड़ी इसका जो है ना, तो वो एक समुदाय के लिए जो उसकी जो चिंता होती है, समुदाय के लिए जो जुड़ाव उसका सहकारी समिति का होता है, वो एक बिल्कुल अलग होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी से बिल्कुल अलग है। अब मल्टीनेशनल कंपनी में आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, जहां वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया है, तो चलो कहीं खर्चा करना है सामाजिक कामों में। तो वो लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो लोग सामाजिक कार्यों में, वो एजुकेशन हुआ चाहे हेल्थ हुआ, उसमें अपना वो पैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनकी एक होती है। तो वो एक उनका जो होता है ना कि उन्हें करना है ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसका प्रिंसिपल ही वही है, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, हमें समुदाय के लिए भी करना है, ये हमारा प्रिंसिपल है। वहां वो प्रिंसिपल नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी जो होता है उसमें वो 7 प्रिंसिपल जो कोऑपरेटिव्स के हैं वो वहां नहीं है। वहां उनका मेन मोटिव प्रॉफिट ही होता है। तो ये जो हम जब प्रिंसिपल के तहत
जब सिद्धांत के तहत जब सहकारी समिति समुदाय के लिए काम करती है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी से बिल्कुल अलग हो जाती है। हमारा दायित्व है कि हम सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारें, हमारे समुदाय को, और यही जो इफ्को जो है वो यही काम कर रही है, गांव-गांव में वो ये काम कर रही है सहकारिता के माध्यम से, जो वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां जो है फर्टिलाइजर में वो नहीं कर रही। तो यही सबसे बड़ा अंतर है। अमूल डेयरी सेक्टर में भी देखिए, डेयरी सेक्टर में भी देखिए कई प्राइवेट डेयरी कंपनीज हैं, लेकिन अमूल का जो प्रभुत्व है, स्वामित्व है कोऑपरेटिव के माध्यम से, वो सबसे अनूठा है। और वहाँ पे वो प्राइवेट मल्टीनेशनल जो कंपनी है डेयरी की, दूध की कंपनियां, वहाँ वो फेल है। और कोविड के मामले में तो आप ये देखिएगा, कोविड के समय में जब बहुत ही संकट था, वैसे समय में सप्लाई चेन जो है अमूल का, डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत ही मजबूत था। वहाँ पे वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी से वहाँ उसके सामने वो फेल थी, और उसी के माध्यम से उस संकट के दौर में भी हर घर में दूध पहुँचता था, कहीं कोई संकट नहीं हुआ। तो वो सप्लाई चेन जो है कोऑपरेटिव की बहुत ही स्ट्रांग थी। तो इसी तरह से, पर ये कोई नहीं है कि ये जो अमूल और इफ्को जो है ना, ये एक कोऑपरेटिव की सशक्त मॉडल है, लेकिन बाकी सहकारी समितियों में भी वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि ऐसी मॉडल को हम करें। और इसीलिए जो है ना, कई सहकारी समितियां जो हैं वो इस मॉडल को नहीं काम कर रही हैं, वो उतनी एफिशिएंट नहीं है। लेकिन सहकारिता का जो बिल्कुल मॉडल है वो बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनी से बिल्कुल अलग है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सहकारिता के माध्यम से ही जुड़ते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो हम देखें कि जहां सरकार को लगता है कि प्राइवेट का मॉडल, कंपनी और पब्लिक का मॉडल वो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं दे सकता है, और तो वहां पे वो कोऑपरेटिव के मॉडल को वो ज्यादा प्राथमिकता देती है, इसलिए क्योंकि कोऑपरेटिव के माध्यम से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए हैं, और उसका जुड़ाव जो है वो गांव में ज्यादा है गांव में ज्यादा है। अब गांव में जो है वो अभी भी जो लोग कोऑपरेटिव के मॉडल को ज्यादा वो उन पे विश्वास है, बजाय इसके कि प्राइवेट वाले मॉडल। अच्छा सर, हम अपने जो कॉमर्स के बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी कंपनी से जुड़ना आजकल हम ज्यादा देखते हैं। ज्यादातर बच्चे है ना कॉर्पोरेट्स की तरफ भागते हैं जॉब के लिए। तो सर ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में भी कुछ ऐसा है कि बच्चे यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों के लिए कुछ पैकेजेस होते हैं अच्छे, ताकि कॉमर्स का बच्चा इंटरेस्ट लेके यहाँ पे जॉब करे? देखिए ऐसा है, कोऑपरेटिव की जो है ना कैरियर जो ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा है। कोऑपरेटिव्स में कैरियर ऑप्शंस बहुत है, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती है। और जो कॉमर्स जो है ना वो एक सब्जेक्ट है जिसमें कोऑपरेटिव्स की भी पढ़ाई होती है, और लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि उसकी जो पढ़ाई जो होता है वो 2-3 पेज एक चैप्टर होता होगा, उसमें ही वो सीमित हो जाता है, उसमें ही वो सीमित हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को कोऑपरेटिव्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, जो कि पूरी मिलनी चाहिए। मान लीजिए एक पूरा मॉड्यूल हो, 4-5 चैप्टर हो, चाहे अलग से ही विषय हो, तो उसी के अंदर एक सब सब्जेक्ट हो, तो वो उसके माध्यम से बच्चों की ज्यादा जानकारी मिल सकती है कोऑपरेटिव के बारे में। लेकिन चूंकि जानकारी नहीं मिलती है उतनी पाठ्य पुस्तकों में, तो इसलिए कैरियर के बारे में क्या है वो उसकी जानकारी नहीं होती है। तो लेकिन अभी आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर को जो रिकॉग्निशन मिला है, जो उसको एक रिकॉग्निशन मिला है मिनिस्ट्री के बन जाने से विगत 2 वर्षों में, और तो एक पहले था कि ये कृषि मंत्रालय का एक विभाग होता था सहकारिता, लेकिन अभी जो है एक अलग से मंत्रालय इसकी बन गई है, और अलग से जब मंत्रालय बन गई है तो कोऑपरेटिव्स को उतनी ही रिकॉग्निशन है जितनी की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को। तो अब जो है कैरियर ऑप्शंस इसमें और भी उभर के सामने आएंगे आने वाले टाइम में 2-4 साल में। और अभी के दौर में जैसे बच्चे जो हैं, वो मेरा ये संदेश होगा सभी बच्चों से कि वो कोऑपरेटिव के कैरियर के बारे में भी सोचें कॉमर्स के आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कई इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कोऑपरेटिव में अच्छा वहाँ से आप अगर
डिप्लोमा ले लें, डिग्री ले लें, तो वो आपको कोऑपरेटिव्स में करियर बनाने के लिए अच्छा आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण के तौर पे करूं कि आप अगर बच्चे MBA करना चाहते हैं, PG डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे कॉमर्स की भी सब्जेक्ट्स के लोग हैं, वहाँ पे कॉमर्स की भी पढ़ाई उसमें विषय पढ़ाया जाता है, तो वो भी बहुत ही अच्छा माध्यम है। वैकुंठ भाई मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना में है, वहाँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एक कोर्स होता है, वहाँ पे बच्चे उसमें दाखिला ले सकते हैं, उसका टेस्ट होता है, उसका ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, और वो टॉप 50-20 स्कूल्स में माना जाता है। और वहाँ पे अगर आप PG डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपकी जो पैकेज होगी वो सालाना 10 से कम का पैकेज आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो अच्छे जो कंपनियां हैं, जैसे कोऑपरेटिव के ही है, कोऑपरेटिव की अच्छी जो संस्थाएं हैं, जैसे अमूल हो गया, इफ्को हो गया, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, एक्सेंटर है, और भी कई अच्छी कंपनियां हैं, वो भी आपको वहाँ से 100% जॉब प्लेसमेंट वहाँ पे है। वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट वैमनीकॉम करके है, तो वो बच्चे वहाँ पे उसके लिए करें, और जिसको कॉमर्स में जिसका इंटरेस्ट है और वो कोऑपरेटिव में आगे कैरियर बनाना चाहता है। देखिए, कॉमर्स के बच्चे जो हैं वो कोऑपरेटिव में क्यों कैरियर बनाना चाहेंगे? सबसे पहले मेरी बात ये, पहला तो है कि उन्हें कोऑपरेटिव के बारे में एक बड़ा सा ज्ञान मिल जाता है अपनी पाठ्य पुस्तकों में, और उसके बाद जो है ना, वो आप ये देखिए कि सबसे बड़ा ये मॉडल ऐसा है जिसमें आपको नौकरी तो मिलेगी, पर नौकरी मिलेगी तो इसमें आपको स्थायित्व भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी नौकरी में। आजकल के टाइम में आप देखिए कि प्राइवेट कंपनीज में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, उसमें बहुत ही अनसर्टेन फ्यूचर होता है। यस सर। कोविड के टाइम में हम देखते हैं कि कैसी स्थिति हो गई थी, लोगों को नौकरियों से निकाला गया, और अभी के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के कैरियर में, IT के क्षेत्र में कई लोगों को नौकरी से निकाला गया है। लेकिन कोऑपरेटिव का जो एक ऐसा कैरियर मॉडल जो है वो स्थायित्व वाला मॉडल है। आप 2008-9 में जो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, आर्थिक मंदी हुई थी विश्व में, उस समय भी सारी लोगों को प्राइवेट कंपनियों से निकाला गया था। उस समय कोऑपरेटिव जो सेक्टर था वो बहुत ही स्थायित्व का सेक्टर था, वहाँ इतना भूचाल नहीं आया था जितना प्राइवेट कंपनियों में आई थी, लोगों की नौकरियां सुरक्षित थी। तो ये एक ऐसा मॉडल जो है उस आपको नौकरी में स्थायित्व देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसा भी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिद्धांतों के रूप में काम कर रहे हैं, समुदाय में आप अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे अगर आप IT इंजीनियर भी बने, IT में भी जाना चाहें, अगर कॉमर्स में आपने कर लिया है, और अगर आप BTech भी आपने कर लिया, BTech करके भी जो है आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा सकते हैं और अपना आप टेक्नोलॉजी का जो है ना योगदान वहां दे सकते हैं। जैसे इफ्को की संस्था है, इफ्को की संस्था जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसीज निकालती है हमेशा, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनीज की, और वहाँ पे अकाउंटिंग की बहुत आवश्यक है, अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, इस टाइप से कई वैकेंसीज उसकी निकलते रहती है। तो वहाँ पे जो सारे जो है ना, वहाँ पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनीज में आ जाएंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी 50,000, 40-50,000 से कम की नहीं होगी। फिर वो 1-2 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इस टाइप से वो आपको नौकरी वहाँ मिलते रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ना भी एक बहुत अच्छा है। आप अपना योगदान गाँव के लिए कर सकते हैं, अपना जो टेक्निकल ज्ञान, मैनेजमेंट का जो आपका योगदान है, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, वो उसमें आप योगदान दे सकते हैं। सहकारिता के सिद्धांतों के हिसाब से तो वो सुरक्षित नौकरी बेस में हो रही है। आज की डेट में जो पैकेज है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कम का पैकेज नहीं है।
अगर आपको लगता है कि मेरा जो मैं रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मैं अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकता हूँ, और मैं एनजीओ चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ के मैं अच्छा अपना करियर बना सकता हूँ, और तो आप जैसे इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद है, वहाँ पे पीजी डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोर्स चलाई जाती है। तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं वो, और अगर वो डिप्लोमा आपने कर लिया रूरल मैनेजमेंट में वहां से, तो आपके जो कैरियर के कई रास्ते वहां से आपने कॉमर्स की पढ़ाई की, आपका रुचि हुआ कोऑपरेटिव में आगे बढ़ने का, आपका इंटरेस्ट है कि मैं रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में अपना योगदान दूं, मैं सदस्यों, कोऑपरेटिव की जो सदस्यों की संस्था है जो गांव में है, उनके साथ मैं उनके लिए योगदान करूं, तो ये, और रूरल मैनेजमेंट में आपका इंटरेस्ट है, मैं ना कोऑपरेटिव ही नहीं बल्कि मैं एनजीओ में भी काम करूं, तो वो पीजी डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है वहां से। और उसी तरह से रूरल मैनेजमेंट के भी और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जेवियर इंस्टीट्यूट हो गया, और भी आप देखेंगे तो कई 2-4 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहां पे भी आप अपनी इंटरेस्ट, जो कॉमर्स के बच्चे को मैं कहूंगा कि वो उसमें इंटरेस्ट है, वहां से वो डिप्लोमा करें। वहां से 2-3 फायदा है, आप कोऑपरेटिव सेक्टर में भी जा सकते हैं, एनजीओ में भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो अपना प्राइवेट में भी जा सकते हैं, मल्टीनेशनल्स वगैरह में जाते हैं। कोऑपरेटिव को में जाने का आपको एक एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वो रूरल मैनेजमेंट का कोर्स, और वहां पे अगर आपने वो कोर्स कर लिया तो आपको अमूल जैसी अच्छी संस्थाएं वहां से आपको नौकरी देगी, क्योंकि अमूल का जो संस्था है वो इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद में ये है, और अमूल भी जो है वो आनंद में है, तो इनका आपस में गठजोड़ है। तो वहां से आप करेंगे तो वो आपके लिए डेयरी सेक्टर में आगे बढ़ने का एक करियर ऑप्शन होगा। आप वहां से चाहेंगे तो एनजीओ सेक्टर में भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आप काम करना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। तो ये, और उसी तरह से कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं हमारे यहाँ, कोऑपरेटिव संस्थाएं, कई कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर उसी तरह से गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जिले में है, तो वहां पे भी जैसे प्राथमिक सहकारी समितियां जो गांव में है, तो वहां पे भी इन सब में जितने बैंक हैं, इसमें कॉमर्स की जो है ना बहुत ही डिमांड है, अकाउंटिंग की डिमांड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिमांड है। जो बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी देखते रहें कि इन सब बैंक्स की जो वेबसाइट है, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, इसमें वैकेंसीज निकलती रहती है, तो वहां भी वो अपना हमेशा अप्लाई करते रहें। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाना चाह रहे हैं, आप स्टेट बैंक में जाना की नौकरी, जैसे कई बच्चे होते हैं कि मुझे पीओ बनना है स्टेट बैंक में, चाहे वहां जाना है, तो आप कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आप देखें कि उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे कि वहाँ पे अकाउंट्स की जो है ना बहुत ही डिमांड है, एज जो पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे जो और भी जो कमर्शियल बैंक्स है उसकी तुलना में वहाँ बहुत ही डिमांड है। तो वहाँ पे एज ए अकाउंटिंग, एज ए कैरियर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, तो बहुत अच्छा कैरियर आप वहाँ बना सकते हैं अपने कॉमर्स के बैकग्राउंड से। तो वहाँ भी बच्चे देखते रहें, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, वो बहुत बड़ी बैंक है, वहाँ भी हर साल वहाँ पे वैकेंसीज निकलती रहती है, जूनियर ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती रहती है। तो बच्चे ये सब भी थोड़ा सा इन बैंकों का भी देखें। और कई अच्छे साइट्स हैं, जैसे इफ्को का युवा साइट है, इफ्को एक नौकरी की एक संस्था है, इफ्को जो कोऑपरेटिव है, वहाँ पे वो उन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है जहाँ पे वो आप अगर रजिस्टर करा लेंगे तो आप तरह की वहाँ वैकेंसीज की जो होती है कोऑपरेटिव और दूसरी संस्थाओं की भी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो वहाँ पे आप रजिस्टर करा के अपना बायोडाटा डाल के वहाँ पे भी आपको वैकेंसीज की काफी मिलते रहती है। तो और
आने वाले टाइम में, जैसे मैं कह रहा था, मंत्रालय बन जाने से इसमें और भी नौकरियां आएंगी और सरकार जो है पूरी तरह चाह रही है कि इसमें रोजगार के जो अवसर आगे और भी आगे बढ़े सहकारी समितियों में। तो मेरा संदेश बच्चों से यही रहेगा कि आप जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, जो आपकी कैरियर देखते हैं ना कि मुझे इंटरनेशनल में जाना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है, तो आप कोऑपरेटिव की भी एज अ कैरियर ऑप्शन देखें। क्योंकि दो चीज देखें, मेरा ये इतने मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दो चीज आप देखें कि दो चीजें आपको अगर, क्योंकि हम लोग कई बार हमने अपने लोग इंस्टीट्यूट में कोऑपरेटिव की अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाई है, बच्चों से हम पूछते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि शुरू में वो हाथ उठाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम मल्टीनेशनल कंपनी में ही जाना चाहते हैं। जैसे 90% बच्चों ने हाथ उठाया कि मल्टी, लेकिन हमारी लेक्चर्स के बाद लोग जो सुनने के बाद वो करीब 30 to 40% बच्चे वो रह जाते हैं, उनका नंबर जो होता है ना मल्टीनेशनल वाला। बाकी सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे कैरियर में जाना है जहाँ मुझे समुदाय के लिए काम करना पड़े, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करे, और मुझे पैसा से ज्यादा मुझे उसमें इंटरेस्ट। तो वो सोचिए 1.5 घंटे का वो सेशन होता है। तो उसके बाद बच्चों का जो माइंडसेट ऐसे बदलता है, क्योंकि हम लोग उनको पूरी जानकारी देते हैं कि कोऑपरेटिव से क्या फायदे हैं, कोऑपरेटिव का क्या कैरियर ऑप्शन है, कैसे आप कोऑपरेटिव सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है कि कोऑपरेटिव जो एक कैरियर ऑप्शन के रूप में दे, दो कारण से। पहला तो ये स्थायित्व वाला मॉडल है, इसमें आपको मल्टीनेशनल में आप ऊपर टॉप में भी चले जाएंगे, लेकिन वहां पे स्थायित्व नहीं है, आपको कभी भी आपका अनसर्टेन फ्यूचर है, कभी भी वहां से आपको निकाला जा सकता है। लेकिन कोऑपरेटिव्स में ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव्स बहुत ही स्थायित्व मॉडल है, और ये इसमें समुदाय का जो भाव होता है नौकरी में, वो इसी मॉडल में मिलता है और किसी मॉडल में नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी आपने नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सर को सुना, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मॉड्यूल है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है। और बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि इस मॉड्यूल में कोई भी विद्यार्थी जॉब करके न केवल सैलरी अपनी जो आजीविका चला सकता है, और बल्कि वो सोसाइटी की भी बहुत अच्छी सेवा कर सकता है, गाँव के लिए बहुत अच्छे काम कर सकता है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में अपना योगदान दे सकता है। और इसके अलावा सर ने आपको बताया कि अगर आप कंपनी सेक्टर में जाते हैं जहां पर जॉब आपकी अनसर्टेन है, अगर आप मान लीजिए कितनी ऊंचाई पर ही पहुंच गए, अगर मान लीजिए कंपनी को रिट्रेंचमेंट करना है, छंटनी करनी है, तो आपका नंबर आ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पर आपके छंटनी के चांसेस नहीं के बराबर है, तो यहाँ पर आपका स्थायित्व तो लगातार बना रहता है। जैसे कोरोना के दौर में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी, लेकिन यहाँ इस मॉड्यूल में ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला। और तेजी मंदी के दौर बिजनेस में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ। यस सर। चौहान जी, मैं एक और आपको एक एस्पेक्ट जो है थोड़ी देर के लिए मैं बताऊंगा। कोऑपरेटिव का जो मॉडल है ना, वो कैरियर में एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत अच्छा मॉडल है। बच्चों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अगर वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक कैरियर ऑप्शन है। अगर आपने कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, अगर आपने कॉमर्स की स्ट्रीम में कर लिया, बीकॉम कर लिया, फिर उसके बाद एमबीए कर लिया, आप फिर कहीं 2-4 साल के लिए कहीं आपने नौकरी कर ली, जैसे आपने कोऑपरेटिव में किसी संस्था में काम कर लिया, इफ्को में काम कर लिया, अमूल में काम कर लिया, फिर आपको लगा कि मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी नहीं करनी है, मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करनी है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसलिए मॉडल है क्योंकि कई लोग होता है कि उनको, बच्चों को ये रहता है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाऊंगा और प्राइवेट मॉडल बनाऊंगा, और अधिकतर लोग वही करते हैं। कोऑपरेटिव बनाने की कोई नहीं सोचता है एज अ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के रूप में। तो कोऑपरेटिव का मॉडल बहुत अच्छा उद्यमी का मॉडल है, और इसमें आप 2-3 साल 4 साल की नौकरी के बाद किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप 2-4 साल जुड़ जाते हैं, वहाँ की कैसे वो काम कर रहा है सारी समझ लेते हैं, और आपका अगर कॉमर्स का बैकग्राउंड है, आपने बीकॉम किया, उसके बाद एमबीए किया, एमबीए में भी कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो आप कोऑपरेटिव संस्था बहुत अच्छी बना सकते हैं। और कोऑपरेटिव संस्था बनाने के लिए भी जो है आपको बहुत सरकार जो है
वो आपको काफी सपोर्ट देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। और अभी जो एक युवा सहकार स्कीम जो है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्कीम है, उसमें उनको जैसे 1 साल की आपने समिति कोई बना ली और आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, आपने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, दिखाया कि आगे हम 2-4 साल में इस सोसाइटी का ऐसे बिजनेस करेंगे, ऐसे लोग इससे लाभान्वित होंगे, समुदाय इससे लाभान्वित होगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनकी जीवन स्तर सुधरेगा, नौकरी उनको मिलेगी। तो वहां से आपको ग्रांट भी, फाइनेंशियल ग्रांट भी गवर्नमेंट देती है और आपको मेंटरशिप भी देती है कि कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए। वहाँ के लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, तो कैसे आप सोसाइटी अच्छा बना सकते हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जो है कोऑपरेटिव बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि ये मॉडल जो है ना प्राइवेट मॉडल से बिल्कुल अलग है। इसमें सारे लोग मिलके उस संस्था को कैसे आगे बढ़ाना है समान तरीके से, और प्रॉफिट कैसे लोगों में बंटना चाहिए वो, और सारे डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, वो बोर्ड होता है। प्राइवेट कंपनी में केवल एक आदमी चलाता है, उसी का सुनना पड़ता है, वही सब कुछ होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं। तो मेरा बच्चों से ये उम्मीद है कि आप 2 तरीके का देखिए कैरियर ऑप्शन, नौकरी का भी देखिए जो मैंने आपको बताया, और एक उद्यमी का भी आप एक कैरियर ऑप्शन देखिए कि कोऑपरेटिव मुझे 2-4 साल नौकरी के बाद मैं बहुत अच्छा, अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम एक उद्यमी के रूप में स्थापित करें, और हमें अगर नौकरी करनी है तो हम नौकरी। तो ये एक बहुत अच्छा प्राइवेट मॉडल के की तुलना में बहुत अच्छा ये मॉडल है। थैंक यू सर। तो सर आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका जो ये इंटरव्यू बच्चे सुनेंगे तो निश्चित तौर से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ अग्रसर होंगे और अपना कैरियर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जरूर देखेंगे। और बच्चों, आपसे मैं चाहूंगा कि अगर आपने कॉमर्स अवेयरनेस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे शीघ्र सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स की फील्ड में जो अलग अलग कैरियर ऑप्शन के बारे में जानकारी दी जाती है वो आपको टाइम टाइम मिल सके। तो सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौहान जी।